आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम युग पर। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप सबको मालूम है, पता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो डायरेक्टरेट द्वारा जो है 30/12/2025 को रिलीज़ कर दिया गया है। उसी की तैयारी के जो भी आप अगर MTS पोस्टमैन है, आप PASA का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप GDS से MTS पोस्टमैन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो हमारी आप सबके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम डिपार्टमेंट को जानेंगे, उसके MCQs को पढ़ेंगे। हम सिर्फ MCQs को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कि वो जो चीज़ है, आपका क्वेश्चन है, वो क्यों है, कैसे हुआ, कब से है, थोड़े से डिटेल भी पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है MCQ डिटेल पढ़ते ही MCQ का आंसर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाए। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आज की पहली क्लास, जो कि 1 जनवरी 2025 को हमने रखा है, शुरू कर दिया है आप सबके लिए अपनी क्लासेस। और इसमें आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और अदर जीकेज़ जो डिपार्टमेंट में पूछी जाती हैं, मैथ्स से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस को करेंगे, जो MCQs भी रहेंगे और थोड़ी सी आपको साथ डिटेल भी मिलेगी। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिखा है 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है, इस वीडियो बनाने में आपको पता है बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन मैं आपको क्यों ये थोड़ा सा जो डिटेल इसमें आपको दिखाई दे रही है, जो मैं लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है ताकि आप उसको पढ़कर आपको एक आइडिया रहे कि कब से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि अब इसमें देखो लिखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में एक संगठित और आधुनिक डाक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से 1854 का डाक अधिनियम, अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, देखो 1854 कि डाक अधिनियम कब वो आया सबसे पहले, तो वो है 1854, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में एक समान डाक प्रणाली स्थापित की गई। यही व्यवस्था आगे चलकर भारतीय डाक विभाग के रूप में विकसित हुई। ठीक है। और इसमें हालांकि भारत में डाक व्यवस्था के कुछ रूप इससे पहले भी मौजूद थे। अगर हम 1854 से पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम भी डाक व्यवस्था के कुछ रूप मौजूद थे, जैसे कि शेरशाह सूरी के समय की डाक चौकी प्रणाली। लेकिन अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पे ध्यान रखना है, तो वो क्या है, 1854 को ही आधुनिक भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक स्थापना तिथि माना जाता है। तो बस आपका जो मेन क्वेश्चन इसमें से यही निकलता है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए भारतीय डाक की स्थापना कब हुई या कब मानी जाती है, एक आधिकारिक कब मानी जाती है, तो वो आती है 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य एक और हैं जो क्वेश्चन में आपके इससे रिलेटेड आ सकते हैं। देखिए, 1 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे भी मनाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्व डाक दिवस है, वर्ल्ड पोस्ट डे है, वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हर वर्ष 1 अक्टूबर को। और देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें मेंशन किया गया, भारतीय डाक विभाग आज दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय डाक नेटवर्क है, वो सबसे बड़े डाक नेटवर्क में से एक है। तो इसका आंसर सीधे सीधा आपको पता चली गया है, 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी भारतीय डाक की स्थापना। तो इसमें आ गया 1854, जो आपकी उत्तर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। जो लोगों को पता है, जो इस डिपार्टमेंट में, चाहे आप DDS काम कर रहे हैं, चाहे आप पोस्टमैन काम कर रहे हैं, चाहे आप MTS काम कर रहे हैं, इस बात की नॉलेज आप सबको होगी। भारत में डाक सेवाओं का संचालन संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। यह मंत्रालय देश में डाक, दूरसंचार, डिजिटल संचार से जुड़ी सेवाओं की नीतियाँ बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, देखो, संचार मंत्रालय, हमारा जो पोस्ट ऑफिस डाक विभाग है, किसके अंडर आता है? संचार मंत्रालय के अंडर आता है। और विभाग किसके अंडर आता है? डाक विभाग के अंदर आता है। तो इसका आंसर देखिए सीधा संचार मंत्रालय, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगर आप इस तरह किसी भी क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पहरे में आप पढ़ेंगे तो आपको वो परमानेंटली याद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका मिस हो सकता है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम कि ये था 1 अक्टूबर था कि 1 अगस्त था कि 3 अगस्त था। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को पढ़िए, फिर आपका जो ऑप्शंस है वो आपको हमेशा याद रहेंगे। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा, स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? स्पीड पोस्ट, इसके पहले हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत भारतीय डाक विभाग ने तेज, विश्वसनीय, समयबद्ध डाक वितरण के उद्देश्य से की। इस सेवा के माध्यम से महत्वपूर्ण दस्तावेज, पार्सल, पत्र सामान्य डाक की तुलना में कम समय में गंतव्य तक पहुंचाए जाते हैं। बाद में इसे ट्रैकिंग सुविधा और बीमा जैसी सुविधाएं से भी जोड़ दी गई। तो आप इससे सीधा सीधा आपको पता लग गया कि भारतीय जो डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की शुरुआत क्यों की, किस लिए की थी। जैसे उसके नाम से पता चलता है, तेज, विश्वसनीय, समयबद्ध डाक वितरण के उद्देश्य से की। और बाद में इसमें क्या हुआ, ट्रैकिंग सुविधा दी गई और बीमा जैसी, मतलब इसको आप इंश्योरेंस भी करा सकते थे अपनी स्पीड पोस्ट का। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, स्पीड पोस्ट की शुरुआत सेवा कब शुरू हुई? तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत शुरू हुई आपकी 1 अगस्त 1986 को। इसका उद्देश्य, इसका एम क्या था? तेज सुरक्षित डाक वितरण। अब इसका क्वेश्चन अगर आप पूछा गया था कब शुरू हुई, तो वह हुई है 1 अगस्त 1986, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अब जैसे आप सबको मालूम होगा कि अब रजिस्टर्ड पोस्ट को अब जो है डिपार्टमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन अभी बन सकता है एग्ज़ाम के नज़रिए से आप देखें तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का उद्देश्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पत्रों, वस्तुओं को अतिरिक्त सुरक्षा, रिकॉर्ड और प्राप्ति का प्रमाण, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं, के साथ भेजना है। इसमें भेजी गई डाक की प्रेषण से वितरण तक निगरानी की जाती है, जिससे डाक के गुम होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी आपके गवर्नमेंट लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले सब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाते थे। क्यों? क्योंकि ये एक तो सुरक्षित डिलीवरी होती थी इसमें, ठीक है ना, अतिरिक्त सुरक्षा मिलती थी, इसका रिकॉर्ड रखा जाता था, प्राप्ति का प्रमाण, एक्नॉलेजमेंट। दूसरा क्या है, ये एड्रेसी को डिलीवर होती थी, तो इसलिए रजिस्टर्ड पोस्ट ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट जो भेजे जाते थे वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजे जाते थे या भेजे जाते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? सुरक्षित डिलीवरी, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर व प्रमाण। तो हम पढ़ रहे थे रजिस्टर्ड पोस्ट, सॉरी थोड़ा सा हाँ, तो इसमें सुरक्षित डिलीवरी होती है, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, कानूनी एवं आधिकारिक दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त है, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, कोर्ट नोटिस वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो लोग लगभग रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजते थे। तो इसका आंसर क्या था? रजिस्टर्ड पोस्ट का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल आपको मिल जाएगा, सुरक्षित डिलीवरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर तेज डिलीवरी की बात आएगी तो वो स्पीड पोस्ट होगी, ठीक है। अब हमने रजिस्टर्ड पोस्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसका क्या आंसर होगा? सुरक्षित डिलीवरी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक पोस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? अब देखिए बुक पोस्ट, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बुक पोस्ट जिसमें क्या है, प्रिंटेड मैटर्स आएंगे। जैसे बुक पोस्ट सेवा का उद्देश्य मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड मैटर्स को कम शुल्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। इसके अंतर्गत किताबें, मैगजीन, जर्नल, कैटलॉग आदि भेजे जाते हैं। यह सेवा छात्रों, शिक्षण संस्थानों, प्रकाशकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। मतलब इसमें क्या, जितने भी जो रेगुलर जो आपके प्रिंटिंग हब्स होते हैं, जहाँ पे मैगजीन्स वगैरह, कैटलॉग, जर्नल्स जो मैगजीन्स जो है प्रिंट करते हैं, अब वो उनको हर मंथली बेसिस पे या वीकली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली वो मैगजीन्स जो प्रिंट करते हैं, उनको वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर एक बहुत बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, मतलब भेजनी होती है। तो अगर वो एक अपने जो आपके बुक पोस्ट हैं या मैगजीन्स हैं, जर्नल हैं, किताबें हैं, कैटलॉग हैं, उनको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करेंगे तो उनको उसका खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए
उन ऐसे जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए ये सुविधा बनाई गई है बुक पोस्ट। तो वो क्या है, अपना मटेरियल बुक पोस्ट के ज़रिए सभी संस्थानों जहाँ भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, जो कि कम पैसे में भेजी जा सकती है। अब इसके देखो क्या है, बुक पोस्ट का उपयोग किसके लिए होता है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या हैं, केवल मुद्रित सामग्री के लिए, दरें सामान्य डाक से कम होती हैं, व्यक्तिगत पत्र या मूल्यवान वस्तुएं शामिल नहीं होती। हाँ, इसमें सिर्फ ये मैंने जैसे आपको इसमें मेंशन किया है, किताबें, मैगजीन्स, जर्नल्स, कैटलॉग आदि इसमें भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए सीधा सीधा, अब क्या पूछा था, बुक पोस्ट का उपयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर पार्सल नहीं होगा, पैसे नहीं होगा, आभूषण नहीं होगा, तो क्या होगा, किताबें, मुद्रित सामग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इनलैंड लेटर कार्ड का संक्षेप क्या है। इनलैंड लेटर कार्ड, जिसे हम शॉर्ट में ILC भी कहते हैं। ILC एक सस्ता और सुविधाजनक माध्यम था जिसका उपयोग देश के अंदर संक्षिप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता था। ILC आप समझ सकते हैं कि एक तरह का बस कागज़ है जिसमें आप अपना संदेश लिखते हैं और उसको फोल्ड करते हैं, उसमें एड्रेस लगते हैं और भेज देते हैं। वो बहुत ही कम प्राइस में आप भेज सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, देश के अंदर आप कहीं भी आप संदेश भेज सकते हैं लिखकर इन रिटर्न फॉर्म। तो ILC लेटर कार्ड का संक्षेप क्या है, ये हमने आपको बता दिया, ये इसका संक्षेप है और इसका आंसर ILC, संक्षेप में ILC ऑप्शन बी। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज के लिए इसमें डाल दिया था, अदरवाइज़ ये इतना कोई आसान मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो 7th क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में PLI RPLI से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI कब शुरू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप डाक विभाग में काम कर रहे हैं, आप इस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे आप GDS के रूप में दे रहे हैं, चाहे आप पोस्टमैन MTS के रूप में दे रहे हैं, मेल गार्ड के रूप में दे रहे हैं, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि PLI कब शुरू हुई थी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू हुआ था। तो 1 फरवरी 1884 को शुरू हुई थी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत भारतीय डाक विभाग ने पहले डाक कर्मचारियों के लिए की थी, बाद में इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी विस्तारित कर दिया गया। यह भारत की सबसे पुरानी जीवन बीमा योजनाओं में से एक है। तो देखिए आप इस थोड़ा सा आपको ये पढ़ने से कितना चीज़ इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिली कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है सबसे पहले ये भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए सिर्फ शुरू की गई थी, बाद में से सरकारी कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया। अब तो हर ग्रेजुएशन जो डिग्री होल्डर हैं सभी PLI ले सकते हैं। अब तो इसमें आपका इस बात की भी जानकारी होगी आपको कि अब तो जो भी आपके डिग्री होल्डर हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब हैं सभी इसके अंडर आते हैं। अब सभी जो हैं आपकी PLI के लिए एप्लीकेबल हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू हुई, तो 1 फरवरी 1884 को। पूरा पूछता है तो 1 फरवरी 1884 को, शॉर्ट में पूछता है तो 1884 को। आपका सही उत्तर हो गया C। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PLI किसके लिए शुरू की गई थी। देखिए वही क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा आ गया, मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं हम। देखिए PLI किसके लिए शुरू की गई थी, मैंने आपको बताया PLI सबसे पहले डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, बाद में से अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया और ये भारत की सबसे पुरानी बीमा योजनाओं से एक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन C। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI कब शुरू हुई या कब शुरू की गई। देखिए जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ जाएगा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मतलब ग्रामीण डाक जीवन बीमा। इससे क्या पता लगता है कि ग्रामीण लोगों के लिए है, सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी को हम पढ़ लेते हैं। RPLI की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को सस्ती सुरक्षित जीवन बीमा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना विशेष रूप से किसानों, ग्रामीणों, श्रमिकों और स्वरोजगार करने वालों के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि कितनी इसमें मिनिमम आप कितने की कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने की कर सकते हैं। अभी हम मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे कि आपको एक हल्की सी नॉलेज हो जाए। जब हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली पूरा जो मैटर है आपके
ब्रेन में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई थी सस्ती और सुरक्षित बीमा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से। किन के लिए? किसानों, ग्रामीण श्रमिकों, स्वरोजगार करने वालों के लिए बनाई गई थी। तो आंसर क्या है? आरपी लाई कब शुरू की गई थी? तो पूरा पूछता है तो 24 मार्च 1995, शॉर्ट में पूछता है तो 1995, तो आपका सही उत्तर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं मानता कि ये पेपर में आ सकता है, पर आ भी सकता है, क्योंकि जब पेपर सेट किया जाता है तो वो भगवान ही जाने कि वो उस समय डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोच रहा है, क्या क्वेश्चंस डालता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं ये बात तो हर एक एम्प्लॉई को पता होगी, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा एम्प्लॉई क्यों ना हो। बड़ों को तो जेन्युइन सी बातें पता होगा ही, पर चाहे कितना ही छोटा एम्प्लॉई हो, पर ये बात, ये इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही पता होगा। डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय डाक विभाग का केंद्रीय प्रशासन नई दिल्ली से संचालित किया जाता है और यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें हमारे क्लियर हो गए कि डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, और ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो अब ऑप्शन सीधा सीधा नई दिल्ली, ऑप्शन डी, ठीक है ना जी। अब हम थोड़ा सा जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उनके अंदर भी चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज कौन तय करता है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस कोई बैंक तो है नहीं कि उस पर सीधा आरबीआई रूल करेगा, कि आरबीआई की रूलिंग चलेंगी। आरबीआई की चलती हैं लेकिन सीधे डायरेक्ट तौर पर नहीं। तो पोस्ट ऑफिस पर ब्याज कौन तय करता है, इस बात को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जानते हैं। भारतीय डाक विभाग के बचत खातों में मिलने वाला ब्याज दर सीधे केंद्र सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है जी। यह ब्याज दर समय समय पर वित्त मंत्रालय की सिफारिश और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर क्वार्टर में ब्याज दर तय होती है और वो बदलती रहती है, वही बात हमें इस सेकंड पॉइंट में बताई गई है। अब मुख्य बिंदु इसमें अगर हम देखें तो क्या है, ब्याज दर सरकारी नियंत्रण में होता है या सरकारी नियंत्रण से में होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सुरक्षित निवेश का विकल्प है, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर नहीं आता है, सीधा भारत सरकार के कंट्रोल में आता है। तो ये एक पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है, एक सुरक्षित निवेश का विकल्प है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कहता था पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का पर ब्याज कौन तय करता है? तो वो सीधा सीधा आंसर आ गया आपका भारत सरकार, ऑप्शन बी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरडी का पूरा नाम क्या है? अरे तो वेरी बहुत ही कॉमन आंसर है, कॉमन मतलब कॉमन क्वेश्चन है, जो कि ऐसे ही डाल दिया है फॉर नॉलेज के लिए। पर देखिए इसकी जो मैंने डिटेल इसमें डाली है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आरडी का पूरा नाम रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी को क्या बोलता है? रिकरिंग डिपॉजिट इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा। भारत में पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, जिसे आरडी कहते हैं, सेवा 1980 के दशक में शुरू की गई। यह सुविधा लोगों को नियमित बचत करके निश्चित अवधि में एकत्रित राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए दी गई थी, ठीक है जी। आरडी एक नियत समय के लिए मासिक जमा योजना है। इसमें व्यक्ति हर महीने निश्चित राशि जमा करता है और पूरी अवधि के अंत में मुख्य राशि प्लस ब्याज प्राप्त करता है। मतलब जितनी अमाउंट उसने जमा की है प्लस उस पर उसको ब्याज के साथ वो मिलती है। ब्याज कौन, अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करना अभी पूछ रहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट्स हैं उनकी जो ब्याज दर है वो कौन तय करता है, तो अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कौन तय करता है, भारत सरकार। यह आप जैसे आरडी की बात हो रही है, यह सेवा विशेष रूप से छोटे निवेशकों, घरेलू बचत के लिए उपयोगी है। आरडी या भी इसमें लिखा है छोटे निवेशकों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी आरडी में डिपॉजिट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सिर्फ क्या था, आरडी का पूरा नाम, तो आरडी का पूरा नाम है रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए अगला क्वेश्चन, एमआईएस का पूरा नाम, एमआईएस का पूरा नाम है मंथली इनकम स्कीम, मतलब मासिक आय योजना।
देखिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऐसे ही बता देता हूँ एम के बारे में। एम एक आपकी एफ की तरह काम करता है। बस फ़र्क दोनों में, एफ और एम में ये फ़र्क है कि एफ में आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, मतलब जो आपका ब्याज की राशि है जितना आपने एफ में डाला है, जो से पोस्ट ऑफिस में एफ ना कहकर टी कहते हैं। टी एफ बैंक में एफ होती है और पोस्ट ऑफिस में टी होती है। तो टी एफ एक ही बात है। एम और टी में यही फ़र्क है कि जो टी का ब्याज है वो आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज कब मिलेगा, आपकी मैच्योरिटी पे। और एम में क्या फ़र्क है, आपको डालना इसमें भी एक साथ ही पैसा है, एक मुश्त पैसा डलता है, मतलब लमसम अमाउंट आप वन टाइम इन्वेस्ट करोगे। तो एम में क्या है, एम में मंथ, जैसे इसके नाम से पता लगता है मंथली इनकम स्कीम, मतलब जो भी पैसा आप जमा करेंगे उस पे जो ब्याज दर सरकार द्वारा तय की गई है, उस ब्याज दर से आपको मंथली, हर मंथ में आपको जो है ब्याज मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, मंथली इनकम स्कीम। तो ये है एम और इसकी कितनी लिमिट्स हैं, क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी हम ये जान लेते हैं। जो एम की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 1963 को हुई थी, ठीक है जी। इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी निवेशकों को नियमित मासिक आय प्रदान करना। वही आप एक मुश्त पैसा डालेंगे, आपको हर महीने कुछ ना कुछ उसके बदले ब्याज की अर्निंग होगी, ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, एक मुश्त राशि जमा की जाती है और आपको हर महीने निश्चित ब्याज के रूप में एक मासिक आय प्राप्त होती है, ठीक है जी। ये बहुत, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। और दूसरा देखिए, यह योजना खासतौर पर वृद्ध गृहिणियों, छोटे निवेशकों के लिए लाभकारी है जो सुरक्षित निवेश के साथ नियमित आय चाहते हैं, ठीक है। चलो, जो भी आपके पास एक छोटा मोटा कोई लम अमाउंट सम अमाउंट है, आप चाहते हैं उसको इन्वेस्ट करना और उसके बदले आपको हर महीने कुछ अर्निंग हो, कुछ मासिक आय आती रहे, वो फिक्स आएगी। तो मंथली एम का जो इस मंथली इनकम स्कीम जो है ये 5 साल के लिए होती है। आप इसमें पैसा इन्वेस्ट डिपॉजिट करेंगे 5 ईयर्स के लिए, बट उससे पहले निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इतने समय के पहले निकालोगे तो कितना कटौती होगी, इतने समय के बाद निकालोगे तो कितनी कटौती होगी, क्योंकि इंटरेस्ट आपको हर महीने मिल रहा है। लेकिन उसके बारे में जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा तो वो सारी चीज़ें उसमें मैं कवर करूँगा। फिलहाल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हर चीज़ का। जैसे कि इसमें देखिए, ब्याज भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। ये सुरक्षित और स्थिर मासिक आय का साधन है। इसमें आपने एक बार अमाउंट जमा कर दी तो आपको क्या है, उसके बदले हर महीने एक फिक्स आय जो है, इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको फिक्स आय के रूप में मिलता रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन था एम का पूरा नाम, जो कि हम पहले जान चुके हैं, मंथली इनकम स्कीम, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीपी, जिसको हम बोलते हैं किसान विकास पत्र का पूरा नाम। देखो, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूरा नाम, अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो आपको कितना कुछ इसमें जानकारी मिल रही है कि ये क्यों, कब लागू हुई, क्यों लागू हुई, इसके क्या कारण थे ना। देखिए जी, किसान विकास पत्र 1 नवंबर 1988 को शुरू किया गया था, ठीक है जी। इसका उद्देश्य था किसानों और आम जनता की लंबी अवधि के लिए सुरक्षित बचत और दुगनी रकम प्राप्त करने के लिए, ठीक है जी, के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब केवीपी में क्या होता है, केवीपी में भी आप एक एफडी की तरह है, इसमें एक अमाउंट आप फिक्स करते हैं जो कि एक निश्चित अवधि के बाद दोगुनी हो जाती है, ठीक है जी। इसमें जमा राशि निश्चित अवधि में दोगुनी हो जाती है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो स्कीम में दिया गया है, उतने समय के बाद जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। ये भी कि ब्याज इंटरेस्ट रेट से डबल होती है, ऐसा नहीं है कि वो बस डबल हो जाएगी। सरकार ने उस पर एक इंटरेस्ट रेट तय किया है, उस रेट से वो कितने वर्षों में डबल हो जाती है वो तय किया जाता है। इसके बारे में जो डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है कैसे है, कितने मंथ में डबल होती है, कितने में होती है। अभी जस्ट आपको हर स्कीम का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी। अगला क्या है, यह योजना विशेष रूप से कृषक वर्ग ग्रामीण निवेशकों के लिए बनाई गई थी। ये इसमें लिखा गया है कृषक वर्ग ग्रामीण निवेशकों के लिए, बट ऐसा नहीं है। केवीपी में मैक्सिमम लोग मतलब जिन लोगों के पास पैसा होता है वही इन्वेस्ट करते हैं। तो कृषक वर्ग हो, चाहे वो ग्रामीण वर्ग हो, चाहे वो शहरी वर्ग हो, ये स्कीम सभी के लिए है और इसमें सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है, सुरक्षित और निश्चित रिटर्न वाली योजना, सरकार द्वारा समर्पित है, सरकार इसको हैंडल, मतलब सरकार का कंट्रोल है पूरा, लंबी अवधि की बचत और निवेश के लिए उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए होती है, इसमें आपका अमाउंट डबल हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था केवीपी का पूरा नाम, तो केवीपी का पूरा नाम है किसान विकास
किसान विकास पत्र, तो आपका ये है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनएससी कितने वर्षों में परिपक्व मतलब मैच्योर होता है? अब एनएससी का देखिए पूरा नाम आप यहाँ पता लग जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। अब इसकी मैच्योरिटी अवधि मतलब मैच्योरिटी पीरियड क्या है? एनएससी आमतौर पर 5 साल में परिपक्व मतलब मैच्योर होती है। कुछ प्रकार में ये 10 साल की योजना भी थी। पहले एनएससी कुछ 10 साल की भी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में सारी एनएससी जो हैं आपकी लगभग 5 साल की ही है। अब एनएससी की शुरुआत कब की गई? 1 जुलाई 1950 को शुरुआत की गई। आम जनता को सुरक्षित निवेश और नियमित बचत के लिए प्रोत्साहित करती है। एनएससी क्या है? वो भी इसमें भी एक ये टीडी या एफडी की तरह आप मान लीजिए काम करती है। इसमें आप एक साथ अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और वो 5 साल के बाद मैच्योर होगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छा है होता है थोड़ा सा, और अदर स्कीमों से थोड़ा बेटर होता है। यह योजना विशेष रूप से लंबी अवधि के लिए स्थिर ब्याज और कर लाभ देने के लिए, मतलब आपको इसमें इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलती है, इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, कर लाभ देने के लिए बनाई गई थी। सरकार द्वारा समर्पित होने के कारण यह पूर्ण रूप से सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये सरकार को समर्पित है तो सीधा सीधा इसमें से मतलब सरकार का कंट्रोल है, तो निवेश क्या आपका सुरक्षित है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन आप बिंदु निकाल सकते हैं। सामान्य इसकी मेच्योरिटी 5 ईयर्स, सुरक्षित और निश्चित ब्याज दर वाली योजना है। इसमें कर छूट मतलब इनकम टैक्स एटीसी के तहत इसमें छूट मिलती है। अब क्वेश्चन हमारा था कि इसकी मेच्योरिटी कितने साल में होती है, तो 5 ईयर्स में होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीबीएस का पूरा नाम। सीबीएस का पूरा नाम है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब देखिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का अगर मैं आपको ऐसे एक आइडिया दूं, जब से पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जो काम करना शुरू किया है वो सब क्यों पॉसिबल हो पाया है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कारण। अब इस बारे में हम जैसे पढ़ते हैं, भारत में सीबीएस की शुरुआत 1990 के दशक के अंत में हुई, विशेष रूप से 1998-99 के आसपास। ठीक है जी। उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं को केंद्रित और कंप्यूटरीकृत बनाना। ठीक है, सीबीएस का काम यही था कि सभी बैंकिंग सेवाएं आपकी कंप्यूटरीकृत हों और केंद्रित हों, एक जगह से उन पर कंट्रोल किया जा सके। सीबीएस के माध्यम से ग्राहक किसी भी शाखा में अपना खाता संचालन, धन जमा, निकासी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। सीबीएस के कारण ही हो पाया है कि मेरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी अकाउंट हो, मैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकता हूँ, पैसे निकाल सकता हूँ। कि वो अलग बात है कि हर एक कंडीशंस उस पर लागू रहती हैं, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर लेकिन ये कि आपका एक अकाउंट है वो ऑल ओवर इंडिया आप उसको उसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? सीबीएस की वजह से, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वजह से। ठीक है जी। इसमें बैंकिंग प्रक्रिया क्या हुआ? तेज हुई, आसान हुई, सुरक्षित हुई और ग्राहकों को एक शाखा के बंधन से मुक्त किया गया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आपने इस पोस्ट ऑफिस में, अगर आपने किसी मान लीजिए आपने दिल्ली में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला है, तो आप उसी पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट को चला सकते हैं, उसके अलावा अदर किसी पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट को नहीं चला सकते। लेकिन जब से सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है पोस्ट ऑफिस में चालू हुआ है, तब से क्या आप अपना आपका दिल्ली का खाता है आप उसको कहीं आप नॉर्थ साइड चले जाओ, साउथ चले जाओ, हरियाणा में चला लो आप उसको, तमिलनाडु में चलाओ आप उसको, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपका खाता वहाँ से जो है आप उसमें रन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है? सीबीएस की वजह से। बैंक की किसी भी शाखाएं केंद्रीय डेटाबेस से जुड़ी होती हैं, ग्राहकों को रियल टाइम लेन देन की सुविधा मिलती है। यह डिजिटल बैंकिंग की नींव है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सीबीएस का पूरा नाम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी, और आपका उत्तर सही है। आईपीबी का पूरा नाम, आई नो एवरीवन इज नोज, आईपीबी का पूरा नाम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब सिर्फ इस क्वेश्चन पे मत जाइए, अब इसमें डिटेल में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। आईपीबी भारत में 1 जनवरी 2018 को शुरू किया हुआ था। ठीक है जी। भारत के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सस्ती सुलभ बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए। ठीक है जी। इसका मुख्य लक्ष्य था
डिजिटल लेन देन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, इसका जो है क्या था, लक्ष्य था। आईपीबी के माध्यम से लोग बैंक खाता खोलना, जमा, निकासी, बिल भुगतान, डिजिटल भुगतान और पैसे ट्रांसफ़र जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, देखिए, यह पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है, कि जो आईपीबी है मैक्सिमम वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही कार्य करता है, या कह लीजिए कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ही उसमें कार्य करते हैं, वही उसको रन करते हैं, वही आईपीबी के ट्रांजेक्शन्स करते हैं सारी की सारी, इवन आईपीबी अकाउंट भी वही खोलते हैं। तो ये क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सुलभ बैंकिंग सुविधा है। सरकार का उद्देश्य है हर भारतीय को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। क्वेश्चन था हमारा आईबीपी का पूरा नाम, जो कि आपको मालूम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, और ये बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें देखिए आईपीपी कब शुरू हुआ, 2018 में। पूरा पूछ ले तो 1 जनवरी, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2018 में। यहाँ पे इसने सिर्फ 18 दिया ऑप्शन में, तो 2018 पूरा देगा तो 1 जनवरी 2018। अब देखिए डायग्राम में सीबीएस कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी 2012 में। ठीक है ना जी, ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएस कब लागू हुआ, 2012 में। क्वेश्चन नंबर बी, जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में पढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट का न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर क्या होता है। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, अगर आप उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा। आइए थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसे पीओएसए, भारत में भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित एक सुरक्षित बचत योजना, सुरक्षित बचत खाता है, जिसका उद्देश्य जनता को सुरक्षित सुविधाजनक बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। यह खाता किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खोला जा सकता है। बच्चों के नाम के लिए अभिभावक नाम पर भी खोला जा सकता है। इसे न्यूनतम 500 रुपये रखना होता है, और ब्याज दर भारत सरकार द्वारा तय करती है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स हैं उनकी ब्याज दर कौन तय करती है, भारत सरकार। खाताधारक जमा, निकासी, चेक सुविधा, पासबुक जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह से सरकारी समर्थन वाला एक सुरक्षित निवेश विकल्प, और कुछ मामलों में मतलब इसमें जो इंटरेस्ट है वो आप एटीसी के तहत उसमें आपको उसका एटीसी के तहत आप इनकम टैक्स के लाभ भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, सेविंग अकाउंट का न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर क्या होता है, खाता निष्क्रिय या साइलेंट, जिसको हम कह देते हैं, खाता साइलेंट हो गया, निष्क्रिय हो जाता है। देखिए साइलेंट थोड़ा सा यहाँ पे गलत वर्ड लग रहा है मेरे को, पर खाता निष्क्रिय मतलब अगर आप उसमें नहीं रखेंगे तो वो खाता निष्क्रिय, आप एक टाइम है, आप मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन नहीं किया तो वो खाता आपका धीरे धीरे अमाउंट डिडक्ट होते 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 आपका खाता बंद हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। साइलेंट कैसे होता है, मान लो आप खाते में पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप 3 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ना पैसा निकाल रहे हैं ना जमा कर रहे हैं। मान लीजिए कि उसमें 500 रुपये नहीं है आपके खाते में, जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, आपको उसमें 10,000 5,000 कुछ भी अमाउंट है जो 500 रुपये से ऊपर है, उसमें आपको ब्याज तो मिलेगा ही, जो कि सरकार ने तय करती है, जो भी इंटरेस्ट रेट से आपको हर वर्ष उसमें ब्याज लग रहा है। लेकिन अब उसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, 3 साल हो गए हैं आपने ना उसमें कोई ट्रांजेक्शन निकाली है, पैसे निकाले हैं ना जमा किए हैं, तो वो खाता आपको हो जाता है साइलेंट। और जो ये जिसमें आप मिनिमम 500 रुपये नहीं रखते हैं, उसमें जो मिनिमम अमाउंट है आपकी 500 रुपये रखना तो मैंडेटरी है, आप उसमें आप नहीं रखते हैं तो वो डेबिट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, और आपका खाता जीरो हो जाएगा। और जीरो बैलेंस पे जब आपका खाता हो जाएगा तो वो खाता आपका निष्क्रिय, मतलब आपका खाता क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है निष्क्रिय, खाता निष्क्रिय। तो आई होप दोस्तों आप सबको हमारी आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल के साथ अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएसए, पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको ऐसी जो है नॉलेजेबल वीडियोस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जो के नज़रिए से जो बहुत आपके हेल्पफुल होने वाली हैं वो आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। तो दोस्तों आप लेते हैं, आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, आगे के हम क्वेश्चन कल करेंगे।
तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और ये अच्छी लगी है वीडियो। अगर आपको हमारी क्लास से अच्छी लगी है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और ऐसी सी वीडियो आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम युग पर देखने को मिलती रहेंगी, सीखने को मिलती रहेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। वैसे भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो से लेते हैं, आप सबसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू। और एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान से दुआ करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। जो GDS MTS पोस्टमैन बनना चाहते हैं वो MTS पोस्टमैन बने, जो MTS पोस्टमैन PSA के लिए तैयारी कर रहे हैं वो PSA बने। भगवान आप सबकी इच्छाएं को पूर्ण करे और आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।